वेलकम आप सबका। और माँ तुझे प्रणाम सीरीज का ये 15वां केस है हमारा, जिसमें हम डॉक्टर पूर्णिमा मैडम के साथ हैं। और हमारे ग्रुप के जो सीनियर मोस्ट होम्योपैथ हैं उनमें से एक है मैडम। और इंटीग्रेटेड ग्रुप जो है, जो 5 पिलर पे खड़ा हुआ है, उसमें से एक पिलर मैडम ही है। तो इतने से आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना स्ट्रॉन्ग पिलर है ये। तो हम वेलकम करते हैं मैडम का। मैडम प्लीज कंटिन्यू। गुड इवनिंग सबको। और मेरे रिस्पेक्ट सभी टीचर्स को एंड टू ऑल माय डियर कलीग्स। तो आज मैं एक केस प्रेजेंट करना चाहती हूँ। एक मेल पेशेंट, वो आए थे मेरे क्लिनिक में जनवरी 2023 को, और उनका एज करीबन 57 है। तो वो सिवियर लेफ्ट टो में उनको गाउट पेन था। तो उन्होंने बताया कि मैंने 3 दिन पहले एग्स खाए, मटन खाए, कीमा खाए, तब से ये शूटिंग पेन हो रहा है उस टो में, और मैं बहुत धीरे धीरे चल सकता हूँ, और ये कांस्टेंट पेन है, और मैं तब से मैं लेटाई हूँ और ज़्यादा चल नहीं पा रहा हूँ। वैसे मुझे साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इस पेन से। एसिडिटी भी है, मैंने राइस और फिश करी खाया था। ये 3 साल पहले भी मुझे ऐसा सिवियर गाउट पेन्स आते थे, तभी भी मैं कंटिन्यूसली नॉनवेज खाता था, मटन वगैरह खाता था। तो ऐसे मुझे इतना तकलीफ, मतलब दर्द के वजह से तकलीफ नहीं है, मन में तकलीफ नहीं है। मेरा वरी सिर्फ इतना है कि मुझे ट्रैवल करना है काम के लिए। अगर घर में ही रहता तो उतनी दिक्कत नहीं होती। तो वो जो फर्स्ट डे था पेन इतना बैड था मेरे लिए कि मैं एकदम क्रॉल करके वॉशरूम जाना पड़ता था मुझे। और पहले भी जब भी पेन होता था फिर भी मैं काम पे जाता था। मुझे वैसा पेन टॉलरेंस मेरा अच्छा है। बचपन में भी जब हम लोग खेलते थे, मेरे अंगूठे का जो नाखून निकल गया था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी खेल बंद नहीं की, मैं खेलता रहा। मेरा पेन एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, और मैं उतना कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ उस पेन के, मैं डाइवर्ट करता हूँ अपने आप को। पेन है तो मैं पेन किलर्स लेता हूँ, मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ उस पे। मेरे बहुत सारे, मैं ऐसे लेट के रहूंगा ऐसा भी नहीं करता हूँ। और ये सब गाउट वाला पेन मुझे पहले भी बहुत बार हो चुका है, तो मैं यूज टू हो गया हूँ इस दर्द से। और जब भी मुझे अगर फीवर भी आया, कभी 104 भी फीवर आया और मैं पतंग उड़ाता हूँ, तो मैं रुकता नहीं हूँ। मुझे हेल्थ से उतनी बरी नहीं है, मैं कभी सोया नहीं हूँ हेल्थ के वजह से। मैं अपना काम भी करता हूँ, खेलता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। हेल्थ मुझे ऐसे लिटा नहीं देता है। अगर फीवर हो, बॉडी एक हो, तो भी मैं ऐसा, मुझे इफेक्ट नहीं करता है। मैं इतना रेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मेंटली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। अगर कोई मेंटल इश्यू आए तो फिर मैं उतना कोप अप नहीं कर पाता हूँ। मेरी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाती है, मुझे चीजों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है, और मैं उस दौरान मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं कुछ सोच भी नहीं कर पाता हूँ। मेरा मैं बहुत अच्छा कार ड्राइविंग करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट ड्राइवर हूँ, तब मेरा ड्राइविंग भी, उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है, और मैं बहुत सोचता हूँ और बहुत नेगेटिव सोचता हूँ। मेरा काम भी स्लो हो जाता है, छोटी छोटी चीजें भी मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, इनएक्टिव हो जाता हूँ, और नेगेटिव हो जाता हूँ। वैसे पहले क्या था कि मेरा वर्क एनवायरनमेंट बहुत हार्श था। मैं भी लड़ पाया उस हार्श एनवायरनमेंट में, मैं भी उनको वापस जवाब देता था, बट समवेयर वो एनवायरनमेंट इतना मेरे लिए ओवर पावरिंग था
कि सबकॉन्शियसली वो स्ट्रेस मेरे अंदर सबकॉन्शियस लेवल में चला गया। और वो लोग जो वर्क के बॉसेस थे वो बहुत रुथलेस थे, बहुत हार्श थे। वो लोग कभी कभी मारते भी थे और मुझे आई वॉज नॉट रेडी, मतलब ये सब चीजों के लिए मेरा इतना, मैं तैयार नहीं था कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी बर्ताव करते हैं। आई वॉज नॉट प्रिपेयर। तभी ऐसा हुआ था कि उन दौरान 2004 टू 2007 बहुत सारी चीजें साथ में आ रही थी। जैसा मेरा सन भी जो है वो अस्थमैटिक है, वो भी बहुत सीरियस था, हॉस्पिटलाइज हो रहा था। मेरे हम लोग सेपरेट घर लिए, पेरेंट्स से भी सेपरेशन हुआ था। तो वो दौरान मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तभी मेरे ब्रदर इन लॉ का भी कैंसर डिटेक्ट हुआ। मम्मी भी इमोशनली बहुत ऐसे अपसेट अपसेट सी रहती थी और बहुत इमोशनल, उनका बिहेवियर भी बहुत ऐसा तकलीफ वाला बिहेवियर था। तो वो सब बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स थे जो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। और इस दौरान ये बॉस इस तरह से काम करना, उसको सिर्फ हार्शली बिहेव करना था। मेरा काम अच्छा था, फिर भी वो नुक्स निकालता था। उनको कोई कंप्लेन नहीं था बिकॉज मैं एक काफी अच्छा वर्कर हूँ, लेकिन वो खुद एक साइको टाइप था। लोग उसके सामने रोते थे, वो इतना हार्श था। वो ऐसे मारता था और फिर बहुत प्यार से खिलाता था। और ओवरनाइट एक ही दिन में ऐसा बर्ताव उसका रहता था कि लोग हैरान हो जाते थे। तो उन दौरान इस तरह के ट्रीटमेंट जो बॉस की थी, जो ऑफिस एटमॉस्फेयर थी, मैं काफी डिप्रेशन में था और मैं बहुत सोचता था। फिर इसलिए मैंने कंपनी भी छोड़ के एक नई कंपनी ज्वाइन की। बट अनफॉर्चुनेटली उस बॉस का भी वर्किंग स्टाइल ऐसे ही रूड था और उसको ऐसा लगता था कि वो जो बोले वो ही सही। तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर आपने हम लोगों को रखा क्यों, जब हम लोग भी एक टीम वर्क है, हम लोग भी इतने क्वालिफाइड है, इंजीनियर्स हैं और हम लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है। एटलीस्ट हमको एक ह्यूमैनिटी की तरफ से तो ट्रीट कीजिए। ऐसा इतने रूड वर्ड्स, इतने हार्श बिहेवियर, इलॉजिकल हार्शनेस मुझे पसंद नहीं। आप अगर काम में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पॉइंट आउट करो, लेकिन इस तरह का बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी इन दिनों क्या हो रहा है कि मेरे बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट में, इंडिया में और अब्रॉड भी। और वहां पे खामोखाब जो लोग उस सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं है, खामोखाब उनका भी एक इंटरफेरेंस रहता है जो मुझे बहुत इरिटेट लगता है और बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। और एक न्यू एमडी भी ज्वाइन हुए जो परेशान करके रखा है, एक तूफान करके रखता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और हमको जो हमारा काम है उसको निपटाने के बजाय छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों को हमको हैंडल करना पड़ता है, तो बहुत प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर। तो मुझे ये सब इंटरफेरेंस, अननेसेसरी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता है। और हमारे जो बोर्ड मीटिंग्स है उसमें भी बहुत ऐसा स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर है। तो उनकी वाइफ भी आई थी बाद में, तो उन्होंने बोला कि वेरी नेक्स्ट डे मैंने एक एक्स मेडिसिन दी जो उनको काम नहीं किया। तो वेरी नेक्स्ट डे वो आए थे और बोले कि उनका जो टो पेन है बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल हिल नहीं पाते हैं, वो अपने पैर को नीचे भी नहीं रख पा रहे हैं और बहुत शूटिंग पेन, हल्का सा टच, इवन कपड़े का टच उनके लिए बहुत भारी पड़ता है, मूवमेंट भी भारी पड़ता है। पैर को ऊपर रखते हैं कॉट के ऊपर या कोई पिलो के ऊपर। लेकिन उन्होंने ये भी बताया, तो मैंने वाइफ से थोड़ी उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि उनका पेन एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। अगर पेन में भी हो तो भी वो नॉर्मल बिहेव करते हैं, वो कभी इरिटेशन दिखाते नहीं। अगर पेन टॉलरेबल हो तो वो गाड़ी भी चलाते हैं। और अगर बीमार भी हो तो अपना जो काम है वो करते हैं। तो मैंने कहा जरा उनसे बात कराओ टेलीफोन से, मैं पूछूं उनसे, फॉलो अप ले लूं। तो पेशेंट उतने ऐसे बहुत ऐसे इनडिफरेंटली आंसर कर रहे थे, शॉर्टली, कर्टली,
एकदम एब्रप्टली जितना बोलना उतना ही बोलना, ऐसे कुछ। अभी जो बंदा इतना पेन में है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी इरिटेट होगा या कुछ बोलेगा कि क्या हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, या थोड़ा भी चिड़चिड़ापन दिखाएगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। वो एकदम टू द पॉइंट करके वो रख दिया फोन। तो वाइफ कंटिन्यू किए कि वो अपना पेन हैंडल कर पाते हैं, इट डजंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग थिंग्स, उनका काम रुकता नहीं है। अगर वो चल पाते तो वो शायद काम पे भी चले जाते हैं, उनका एक रिएक्शन मिलना मुश्किल है, और उनको किसी का मदद भी लेना ऐसे नेसेसरी नहीं समझते। बहुत ऐसा है जो वो मेरा हाथ भी पकड़ेंगे इस पेन में। उनको ऐसा लगता है कि मुझे पेन है तो मैं आई विल गो थ्रू इट, एंड मुझे ये पेन तो मुझे बर्दाश्त करना है, तो आप क्यों ट्रबल हो रहे हैं, और आप ट्रबल मुझे भी मत करना, आप अपना जो भी है काम या अपने नॉर्मल जिंदगी जियो। तो क्यों, ऐसे मैंने पूछा तो बोले कि 10 से वो आउट है, घर के बाहर है, हॉस्टल में है, तो उनको अगर कोई बीमार हो वो भी उनको रियलाइजेशन में नहीं आता है। अगर मैं बीमार हूँ, अभी हमारे इतने साल हुए शादी को, ऑलमोस्ट 20 साल हुए, तो मुझे बोलना पड़ता है कि देखो मैं बीमार हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे स्लीप चाहिए। अभी इतने सालों के बाद थोड़ा उनको समझ में आता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए, नहीं तो वो इतने सेंसिटिव ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है जब मैं बेयर कर सकता हूँ तो तुम भी बेयर कर सकती हो। वो ऐसा दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं जैसा करता हूँ बेयर तुम भी करो, और वो अपने आप को दूसरे दूसरे चीजों में ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन करके अपना पेन से ध्यान हटा देंगे। ही कैन कंपार्टमेंटलाइज व्हेन इट कम्स टू फिजिकल पेन, नॉट इमोशनल। मतलब फिजिकल काफी पेन टॉलरेंस अच्छा है, लेकिन इमोशनली वो वीक है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ इतना नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव है ऑन इमोशनल रीजंस। ही इज स्ट्रॉन्ग, फिजिकल पेन ही कैन टेक इजीली, मतलब फिजिकल पेन उनका इंड्योरेंस अच्छा है, लेकिन जैसे घर में मदर को टैकल करना, मदर कभी कभी बहुत ऐसे इमोशनल हो जाती है, कुछ कुछ बातें करती है, ये सब टैकल करना, जो इमोशनल चीजें घर के बारे में या बेटे का स्टडीज के बारे में, ये सब इनसे नहीं होता है, वहां पे वो बहुत वीक है। वो अवॉइड करेंगे अपने मदर के, या वो उस चीज को एक हेड ऑन उसको डील करके एक चैप्टर को क्लोज भी नहीं करेंगे, वो ही विल जस्ट अवॉइड, वो इमोशनल हैंडलिंग उनका अच्छा ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस अभी आप लोगों को कुछ इनपुट्स देना है तो दे सकते हैं, या तो मैं थोड़ा अपनी एनालिसिस दे दूं। मैडम आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि जिनको देना था वो ग्रुप में दे चुके हैं। ओके ओके। तो मैंने सोचा कि इसमें अभी मैं क्या ले सकती हूँ, ये मेरे पुराने पेशेंट हैं, और पहले भी उनका स्टेट अलग था तो अलग दवा दिए थे उनके डिप्रेशन के वगैरह स्टेट में। तो मैंने कहा कि इनको क्या दूं, ये बहुत पेन में है, इनका गाउट पेन बहुत बहुत सिवियर था, और जिस हिसाब से बहुत कर्व थे, जैसे इतने पेन वाला तो एकदम ऐसा जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, नथिंग नथिंग साइकोलॉजिकल, ऐसे बोल दिया है मुझे। बहुत कर्ट था, बहुत अब्रप्ट थे टॉकिंग में, और मतलब उनकी इतना जो वाइफ से मिला मुझे, और जो पेशेंट जिस तरह से बर्ताव किए मुझसे, मुझे ये समझ में आया कि ये इनके कुछ इश्यूज हैं जहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव है, और कुछ इश्यूज हैं जहाँ इनके एंड्योरेंस अच्छा है, या ये रीजनिंग अच्छा करते हैं उस मामले में। तो फिर मैंने सोचा कि व्हाट इज रूब्रिक्स जो मैं इनको ले सकती हूँ, because he was not interested in talking to me at all. उनको ऐसा लगता था ठीक है, बहुत सिवियर पेन है, that's all, nothing psychological. तो फिर मैंने सोचा कि इनको talk indisposed to, desire to be silent, taciturn, answers nothing says when questioned, touch aversion to, indifference, complain does not unless questioned, then says nothing of his condition.
ही वॉन्ट्स टू बी क्वाइट कि बाबा आप अपना काम करो, मैं अपना बैठा हूँ, मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, और अपने आप को अलग अलग तरीके से डाइवर्ट करना, ऑक्यूपेशन एमिलरेट। अभी उनके सेंसिटिव इश्यूज क्या थे कि जब कोई हार्शली बिहेव करता है या इलॉजिकल हार्शनेस, उन पे जिस पॉइंट पे उनका एक वीकनेस रहता था जहाँ पे वो टूट जाते थे, तो सेंसिटिव टू रूडनेस या इस तरह का बर्ताव जहाँ कोई इंसान आपको पिकअप करे या अननेसेसरी इंटरफियर करे, वो उनको बहुत गुस्सा दिलाता। तो एक्साइटमेंट एग्रीवेट्स, और ये छोटी छोटी बातें जो है उनको बहुत टेरिबली हर्ट करती थी। एक इमोशनल लेवल में उनका हर्ट बहुत टेरिबल था और एक फिजिकल लेवल में एंड्योरेंस बहुत अच्छा था। तो वाइल्डनेस, ब्राइट लाइट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स फ्रॉम मिसडीड ऑफ अदर्स, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, क्योंकि उनको गुस्सा आता था अंदर से लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे थे, और इंडिग्नेशन एट मिसडीड्स ऑफ अदर्स, डिल्यूजन, मेकिंग नॉइज अंडर बेड, नॉकिंग अंडर द बेड कि कोई मुझे ऐसा इंटरफियर कर रहा है, कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। रेज विद डिस्करेजमेंट, इस तरह का बर्ताव जहाँ पे आप बिना कारण मेरे नुक्स निकाल रहे हो, जब मेरा काम अच्छा है वो मुझे गुस्सा दिलाता है लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप मेरे बॉस हो, मैं लड़ता हूँ लेकिन दैट पर्सन इज मोर ओवरपावरिंग, और मैं इतना क्वालिफाइड हूँ फिर भी आप ऐसे अननेसेसरी वर्क में मेरा पिकिंग आउट कर रहे हो। और एक्सट्रीमिटीज पेन, गाउट टोज लेफ्ट, extremities pain, stitching first left, toes first left, और general touch aggravate, clothing off। तो आई फेल कि ये सारे रूब्रिक्स इनको एकदम बराबर बैठेंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिवली मैंने ये सब रूब्रिक्स को जब मैंने रेपटाइज किए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो फिजिकल पर्टिकुलर जो इनका जो गाउट का सेक्टर था वो बहुत बहुत सिवियर था। तो उस सेक्टर को जब मैंने रेपटाइज किए तो कॉल्चिकम आए, फिर मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स को जब रेपटाइज किए तो इसमें भी कॉल्चिकम आए। तो मैंने सोचा कि अभी कॉल्चिकम मुझे ये पढ़ना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली, इसमें क्या है जो इस पेशेंट को मैं एज अ सिमिलिमम दे सकती हूँ। तो कॉल्चिकम जो है वो मैंने याकिर से पढ़ा जो मोनोकॉट है, वहां पे वो मोनोकोटिलिडोन में उनका जो है 6th कॉलम है, मतलब इनका ईगो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो मोनोकॉट है उनमें वो जो सेल्फ का ज्यादा है, वो दूसरे के बारे में थोड़े कम सोचते हैं या कम समझते हैं क्योंकि दे आर वन, मोनोकॉट मतलब वन कॉटिलिडोन, तो अपना उनका सेंटर सेल्फ है। जब दूसरा कोई आउटसाइड पर्सन कुछ कहता है तो कॉल्चिकम में वो बहुत ओवर सेंसिटिव लेता है, ओवर सेंसिटिव टू पीपल, टू रूडनेस, ओडर्स, जैसे हमें मालूम है कि कॉल्चिकम में नॉसिया फ्रॉम ओडर्स है, दे बिकम इल फ्रॉम रूड बिहेवियर ऑफ अदर्स, पीपल हु एस्पायर नोबिलिटी, क्योंकि वो 6th कॉलम में है वो काफी इवॉल्व भी है, एंड वो उनका काम या उनके उनका परफॉर्मेंस लेवल्स वगैरह काफी हाई है, तो वो लोग मटेरियलिस्टिक है और सोशल लैडर में भी उनका काफी ऊंचा दर्जा है, एंड उस पे उनका बहुत फोकस भी रहता है। तो दे क्लाइम द सोशल लैडर and they distance themselves from everyday things as if too delicate। उनके लिए ये materialism, ये aristocracy, ये nobility, ये position, ये सब बहुत बहुत important है। मोस्ट आर सेल्फ अब्सॉर्ब, मतलब वो जैसे आपने इस पेशेंट पे भी देखा कि वो अपने में ज्यादा है, उसको दूसरों का तकलीफ थोड़ा कम समझता है और वो अपना काम पे ही इज टोटली परफेक्ट इन हिज वर्क, और वो मैं और मेरा काम, बाकी जो भी हो रहा है बाजू में वो हो रहा है, बट दे आर मोर इनटू देमसेल्व्स, फील देमसेल्व्स प्योर as opposed to the impurity of the world,
क्योंकि मैं प्योर हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं एक नोबल बैकग्राउंड में हूँ, मैं इवॉल्व हूँ, क्योंकि मैं 6th क्लास मोनोकोटिलिडॉन का हूँ, तो मैं काफी इवॉल्व हूँ। और मुझे इस वक्त ऐसा, मैं एक एरिस्टोक्रेटिक नोबल बैकग्राउंड में हूँ। अब जब जो इंसान उस लेवल पे है, अभी उसको छोटी छोटी ऐसे काम देते हैं, छोटे छोटे डर्टी वर्क देते हैं, तो उनको वो बहुत लगती है। इट्स लाइक जैसा a rich family who has lost their property और अभी भी they are trying to maintain, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एरिस्टोक्रेटिक है, so they are trying to behave in a dignified manner। लेकिन अभी जब आपका पोजीशन ही चला गया, तो आपको अभी सब कुछ करना पड़ेगा, आपको खाना भी पकाना पड़ेगा, छोटे छोटे काम भी करने पड़ेंगे जो पहले शायद आपके नौकर चाकर सब होते थे, so that वो एक फीलिंग था। फिर ड्रीम्स ऑफ माइस, फियर ऑफ माइस, उनको ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, ये मुझे अभी कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग मुझे अभी परेशान कर रहे हैं, दे टेकिंग कंट्रोल ऑफ पैलेस। फियर ऑफ माइस, ये जो दूसरे लोग हैं जो इंटरफियरिंग है। एम्बिटर्ड, और इस तरह का परेशानी, इस तरह का रूडनेस, जो लोग जिस तरह से हमको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो एक एम्बिटर्ड, एक बिटरनेस ले आता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, अदर पीपल, दे डिड नॉट ट्रीट देम विद ड्यू रिस्पेक्ट। और क्योंकि दे आर मोनोकोटिलिडॉन, उनको अभी रिलेशनशिप 6th कॉलम में अभी वो कोशिश करते हैं, उनका अभी 1 से 2 में जाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको बहुत रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने में ही थे, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड ही थे, अपने वन, मैं उस सेल्फ सेंटर्ड में ही थे। तो इसीलिए जब रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड इसीलिए दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड नेवर सेटिस्फाइड, दे आर डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग। और उनको ये सब बातों से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्सा इतना दिखाते नहीं है, तो वो गुस्सा जो है वो रिप्रेस हो जाता है। तो इसलिए यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्टमक इश्यूज इन कॉल्चिकम, क्योंकि एंगर एक्यूमुलेट्स इन द स्टमक, दे हैव टू बेंड डबल, और यू विल सी कि वो एंगर एक्यूमुलेट्स इन द जॉइंट्स ऑल्सो, इसलिए उनमें आपने बहुत गाउट और मसल वीकनेस देखेंगे इन पेशेंट्स में। और इन पेशेंट्स में कॉल्चिकम में सिस्ट इन द टेल बोन, जैसे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि वो लोग बहुत अपने आप को नोबल समझते हैं, बिकॉज दे आर इवॉल्व, दे आर फ्रॉम द किंग सीरीज, दे आर एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ईगो है, सब कुछ है, बट क्या है कि मैं इतना स्टेटली हूँ, लेकिन मेरे वहां बटक में एक सिस्ट है, तो ये एक बहुत बैड फीलिंग आता है उनमें। आगे आगे जब वो इवॉल्व होते जाते हैं इनटू दैट फेज, जहाँ पे उनको दुनिया से इतना एम्बिटर्ड हो जाते हैं, दे फील एज इफ द वर्ल्ड इज वर्किंग अगेंस्ट हिम, वो बहुत बिटर हो जाते हैं और बहुत कंप्लेनिंग हो जाते हैं, और बिल्कुल आगे से वो एपैथी हो जाते, वो एक स्टेट थोड़ा एडवांस स्टेट में है, जहाँ पे फिर वो इंडिफरेंस आ जाता है उनमें, क्योंकि उनको अभी लोगों का वो हार्शनेस से उनको वो डील नहीं कर पाते हैं, so they distance themselves from the world in a Liliel's manner, जैसे कॉल्चिकम Liliel's फैमिली, Liliel's order, Liliaceae फैमिली के है, जहाँ पे it's about distancing, that you are expelled or you are separated, so distancing themselves from the world in a Liliel's manner। और आपको बहुत सारे फिजिकल एफिनिटी आपको जॉइंट्स में और डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत मिलेंगे इस कॉल्चिकम रेमेडी से। सो ये मेरा एक छोटा प्रेजेंटेशन है कॉल्चिकम के। अगर आपको किसी को ये जो उनका ये भी बताना था कि ये जो बोल रहे थे ना कि बहुत एंड्योरेंस है, बहुत एंड्योरेंस है, फिजिकल एंड्योरेंस, मैं सोच रही थी कि ये ऐसे कैसे कि इतना इमोशनली वीक और इतना एंड्योरेंस
और इतना रीजनिंग, क्योंकि कॉल्चिकम जो है वो मोनोकॉट्स में 6th कॉलम में है। 6th कॉलम में वो मैस्कुलिन एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका रैशनलाइजिंग, उनका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो जो इंटेलेक्चुअल रीजनिंग है ना, तो वो रीजनिंग था उसका, इसलिए वो अपने पेन को बर्दाश्त कर पाया कि ये मेरा फिजिकल पेन है, यहाँ कुछ ऐसा किसी के साथ झगड़ा फगड़ा नहीं हुआ या किसी ने मुझे कुछ मारा नहीं, रूड नहीं, ये तो इसलिए वो मुझे बार बार बोल रहा था कि इट्स वेरी पेनफुल, नो साइकोलॉजी रिलेटेड टू इट, क्योंकि उसका वो एक रैशनैलिटी था, एक रीजनिंग था, क्योंकि वो मैस्कुलाइन एलिमेंट इन द 6th कॉलम बहुत स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से he could reason out and rationalize कि बाबा ये मेरा पेन है, मुझे सहना है, मुझे दवा लेके ठीक करना है। तो that was his rational thinking. अच्छा मैम, जैसे एंट्री अगर कहें हम इस केस में, तो आपको कहाँ से क्लिक हुआ? क्योंकि ये कॉल्चिकम हम लोगों के लिए भी नई मेडिसिन है एक तरह से देखा जाए, तो आपको क्या लगा कि एंट्री पॉइंट जिसको आप बोलेंगे इस केस में? क्योंकि एक्चुअली जब ये केस आया ना, उसका पेन इतना सिवियर था और वो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो एकदम 1-2 लाइन में मुझे बोल रहा था। सो आई वाज थिंकिंग कि क्या अभी मैं क्या चीज से स्टैंड करूं। फिर मैंने उसकी वाइफ को बुलाया नेक्स्ट डे, बिकॉज आई सेड कि पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेन, वेल सेज ही, क्या लू, लेकिन आई कुड नॉट रियली फाइंड आउट कि क्या लू मैं। फिर मैंने उसके फिजिकल डेटा, जो एक्सट्रीमिटीज पेन, लेफ्ट टो फर्स्ट, वर्स्ट टच, उसमें उसको मैंने रेपर्टाइज किया। फिर कॉल्चिकम आया। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनकी वाइफ को बुलाया। फिर वाइफ ने जो बताया ना, उसमें मुझे ऐसा लगा कि देयर आर सम थिंग्स इतना देयर आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड इमोशनल वीकनेस। तो मैं कॉल्चिकम को रेट्रोस्पेक्टिवली मैंने स्टडी किया, and then I called him up again on the 3rd day that I need to check you. And Colchicum from the physical data gave him relief. I gave him 30 TDS for 2 days और उसको फटाफट relief मिला. And then I called him again on the 3rd day, and then that day he was ready to speak because his pain was better. He was ready to speak, और वहां पे मैं थोड़ी I went to and fro backwards, क्योंकि पहले भी उसको पेन आते थे 3-4 years back, तभी मैंने कॉल्चिकम नहीं दिया था, rather I used to give him ब्रायनिया वगैरह। लेकिन जिस हिसाब से कॉल्चिकम क्लिक किए और फिर उसने जो बोला, उसका एक ही सेंटेंस था कि आई कैन नॉट टेक इलॉजिकल हार्शनेस, उनकी जो रूडनेस है मुझे जमती नहीं थी। तो फिर वो आपने अगर फाटक में भी देखेंगे या बोरिक में भी देखेंगे, इट्स दैट सेंसिटिव टू द मिसडीड्स, वो एक ही लाइन में वो लोग लिखेंगे। एंड देन I went back to याखिर and I went back, और फिर जो मैंने स्टडी किया याखिर से, मुझे ऐसा लगा ये काफी सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि उसके वाइफ, वो फैमिली मेरे पेशेंट थे, उसके वाइफ भी मुझे बार बार बोलते कि ही इज मोर इनटू हिमसेल्फ, वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ में, और घर में जो चलता है कि बहुत ऐसा स्टेबल है, ये है, मैंने कभी सिलीशिया भी दिया, लेकिन ये उसका सेल्फ सेंटर्ड है बिकॉज ही स्टिल नॉट लर्न टू रिलेट टू अदर्स, और जब दूसरे के साथ रिलेट करने लगा उसको काफी प्रॉब्लम्स आते थे। दैट्स बिकॉज ही सिंस ही इज इन दैट कॉलम एंड ही इज अ मोनोकॉट, उसको वो रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते थे, उसको अपने बेटे के साथ भी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। So from that, his physical data, and from this sensitive to rudeness, and at some point when I went back to the case, there was nausea from orders also, which was not there in this follow-up, but there was nausea from orders. And Colchicum, every time 2 attacks आए उसके बाद उसको, every time, first time I gave him Colchicum 30 TDS 2 days, उनको within the next day he was better. अभी जो second attack आया after 2-3 months, I gave him 203 powders, he was done. I mean, it really helped him fully. And then I studied Colchicum retrospectively from Yakhir, and I was able to understand this person better. Got it, ma'am. Thank you, ma'am. बहुत अच्छा रहा, मतलब फिजिकल से कैसे एंट्री करके एक बार मेडिसिन क्लिक हो, फिर उसको स्टडी करके हम कंफर्म करें। वेरी नाइस मैम, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम, एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
हाँ जी। मैम केस पढ़ते ही एनिमल किंगडम का फील आया। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसी बारे में है। बहुत बढ़िया केस थी। जो एनिमल का फील उस केस में, उस डायमेंशन यू वर्सेस मी, मतलब ठीक है, यू नो, एक पॉइंट है कि ठीक है बॉसेस आर हार्श टू मी, लेकिन देखो एनिमल का जो थीम है, एनिमल किंगडम का थीम है, देयर विल बी लॉट्स ऑफ कंपैरिजन, यू नो, उसने वो ऐसा, मैं ऐसा, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, कि यू नो यहाँ पे एक ही पॉइंट है कि ये बॉस लोग मुझे रूड, ये सबके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं, इनका हार्शनेस इलॉजिकल है, और ये लोग कभी मारते हैं, आई मीन दैट इज ऑल। वो सेक्सुअलिटी, वो कंपटीशन, वो कंपैरिजन, वो उस तरह का अट्रैक्टिवनेस, वैसा कुछ भी नहीं था ऑफ द एनिमल किंगडम। लेकिन मैम पेन एंड्योरेंस क्वालिटी और उसका सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस थोड़ा सा उसको कंफ्यूज करता है। हाँ, पेन एंड्योरेंस वो ही समझना था कि यू नो इतना बंदा जो इतना सेंसिटिव टू रूडनेस है, वो बार बार ये लोग एंड्योरेंस के बाद कैसे गए, तो वो मैंने फिर रेट्रोस्पेक्टिवली जब स्टडी किया, इट इज हिज, वो बिकॉज ही इज इन अ मोनोकॉट इन द 6th कॉलम, उनका जो रैशनल थिंकिंग है, जो मैस्कुलिन एलिमेंट किंग सीरीज में जो मोनोकॉट में 6th कॉलम में लिलियल्स है, वहां जो मैस्कुलिन एलिमेंट प्रिटी स्ट्रॉन्ग है, इसके वजह से उसका एक रीजनिंग, एक रैशनैलिटी था। देखो पेशेंट कुछ भी बोलेगा, वाइफ कुछ भी बोलेंगे, उसमें हम क्या उसको समझेंगे, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। हम इसको कुछ भी समझ लेके, मैंने पहले बहुत कुछ समझा, अलग अलग समझा, यू नो आई हैव थॉट ऑफ इट कि यू नो आई थॉट ऑफ हिम स्टेबल पर्सन, इसको हिलता नहीं है तो इसलिए सिलीशा दिया। So it's like what you understand. So when you see the cases told, कि you can see that the rational element of him is very very strong. वो जहाँ physical pain है, उसको मालूम है ये झेलना है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे या तो पेन किलर लो या कुछ दवाई लो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो एक रीजनिंग थिंकिंग उसका बहुत क्लियर था। तो वो अपने आप को डाइवर्ट करके अपना टाइम निकालता था टिल द मेडिसिन एक्ट्स। So that was his rational thinking. It's like, you know, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं कि हमको उसके पीछे जाने में टाइम भी लगता है, और उसके उसके पीछे वो क्या बोलना चाहता है, या उसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे फॉर द केस एज अ होल, यू नो दैट बिकम्स अ चैलेंज अपने लिए। जो मुझे अभी इस पेशेंट को कॉल्चिकम देते समय, मैंने वो फिजिकल एंट्री से बाद में मैं रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में मैं इसकी रैशनैलिटी, इसकी रीजनिंग, ये सब समझी मैं। सेल्फिशनेस बिकॉज ही इज अ मोनोकॉट, मतलब वो सेल्फ में, वो सेल्फ के बाहर अभी तक जाने लगा है, इसीलिए उसको इतने सारे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। थैंक यू मैम, नाइस हाँ जी, एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, ये मेरा रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, हाँ, ऐसे नहीं कि मैं पहले ही आ गई इसमें। सर पहले केस रेडी किया था, मुझे तो कॉपिया का फील आया था, एक तरफ सेंसिटिविटी और एक तरफ पेनलेसनेस, उससे थोड़ा कैसे रेडी करेंगे थोड़ा। नहीं देखिए, ये कॉफिया तो इसमें है ना, डाइकॉट में है ना, डाइकॉटिलिडोन, एंड एकदम 6 सब क्लास में है ना, यू नो कॉफिया हैज अ एक्टिविटी, हाई एक्टिविटी ऑफ माइंड ना। कॉफिया का माइंड इतना एक्टिव है दैट ही कैन नॉट स्लीप, और कॉफिया में कितना क्रिएटिविटी है ना, बिकॉज दे हैव आइडियाज अबंडेंट, दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव, यू नो। ये सब इस पेशेंट में ये ज्यादा एक सेल्फ में है, और यस उसका एंड्योरेंस जो है वो उसका रीजनिंग है, और उसका सेंसिटिविटी टू रूडनेस, आई मीन वो इसी पे अटका है कि आई कैनॉट टेक हार्शनेस ऑफ पीपल। कॉफिया का यू विल फाइंड फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, हाई एक्टिविटी ऑफ माइंड, आइडियाज अबंडेंट, आर्टिस्टिक, नाइट वॉचिंग, और वहां पे उसको स्लीपलेसनेस इश्यूज, इंसोम्निया, ये सब आ जाता है। कॉफिया का टोटल फीलिंग ही अलग है, और उसको इतना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं आएगा कॉफिया को, बिकॉज ही इज अ डाइकॉट, ही इज लाइक अ लीडर, लीडिंग द यू नो द एंटायर, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हो तो कॉर्पोरेट सेक्टर वो किंग सीरीज में है,
लीलियल्स पे किंग सीरीज में है, लेकिन उनका काम लीडिंग द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उनको अभी एक रिलेशनशिप में थोड़ा दे एट द 6th कॉलम जो लीलियल्स के कॉल्चिकम है, दे आर नाउ trying to go out of themselves to form a relationship, लेकिन क्योंकि उनको 1 से 2 बनने में उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उनमें वो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आता है। सो ये दोनों का जर्नी अलग है। आप सबको आभार और ग्रेटिट्यूड। मैडम आपको भी बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। प्लीज HSH ग्रुप के साथ ऐसे बने रहिएगा, सिखाते रहिएगा ताकि हम लोग आपकी उंगली पकड़ के बढ़ते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो मच।